वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। 41 क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, कौन सा विकल्प सही है देख करके बताएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना होता है। सेकंड है, भारत में राजनैतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता को माना जाता है। थर्ड है, द्विसदनीय कार्यपालिका राष्ट्रपति शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। और फोर्थ है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। यहाँ पर देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कमजोर वर्गों का कल्याण करना, उनका प्रबंध करना, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि राजनीतिक सत्ता का भारत में प्रमुख स्रोत क्या है, जनता है। फिर क्या है, द्विसदनीय कार्यपालिका राष्ट्रपति शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व है। जी नहीं, एकल कार्यपालिका, बाई कैमरल एग्जीक्यूटिव नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, एक एकल होगी, वो सही हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, इसलिए ये गलत होगा। राष्ट्रपति पद्धति में, ये आप सभी को पता है, कई बार ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ चुका है, समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। सही उत्तर जो चूज करेंगे वो ऑप्शन सी होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 42nd क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प सही है। पहला है, संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा संघात्मक सरकार, ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का जो स्रोत है वो भारतीय संविधान को माना गया है। थर्ड है, राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान को क्या कहा है, पवित्र दस्तावेज कहा है। फोर्थ है, संप्रभुता को राज्य के साथ साथ संघ का भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो इंडिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट है, ये सारे फीचर्स कैसे हैं, तो ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड क्या है, पवित्र दस्तावेज किसने कहा है भारतीय संविधान को, याद कीजिए भीमराव अंबेडकर जी ने, गलत हो जाएगा। और संप्रभुता को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, ठीक है, राज्य के साथ साथ संघ गलत दिया गया है। तो किसी भी राज्य का मतलब यहाँ क्या है, जो हमारा देश है, तो संविधान में आपने देखा राज्य का उल्लेख है, तो किसी भी राज्य के लिए संप्रभुता एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है।
43rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, और फिर हमें बताने होंगे कौन से ऑप्शन इसमें से करेक्ट हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सबसे पहला है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1989 में हुआ और इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में जो मतदान की उम्र है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 का, जिसके तहत क्या हुआ, अनुसूचित जाति और जनजाति इन दोनों के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारों के स्थान पर एक बहुसदस्यीय व्यवस्था का बंद किया गया था। थर्ड क्या है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 65th वाला जो है 1990 का, इसमें जो मूल अधिकारों की सूची है इससे संपत्ति का जो अधिकार है वो समाप्त किया गया और इसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन देखिए और सही उत्तर दीजिए। चलिए मैं बताती हूँ। पहला संशोधन बिल्कुल सही है, 61st वाला। तो मतदान की उम्र पहले 21 हुआ करती थी, बाद में क्या हो गई, 18 हो गई, ठीक है। तो 1989 में ऐसा हुआ। फिर ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बहुसदस्यीय व्यवस्था की गई, ये किसके तहत की गई, ये 65th अमेंडमेंट था 1990 का। और जो मूल अधिकार की सूची से ये संपत्ति का अधिकार हटाया गया, विधिक अधिकार बनाया गया, वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1978 का। ये दोनों गलत हैं, केवल एक सही है। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 44th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। कई स्टेटमेंट दिए गए हैं इन क्वेश्चंस में, जिससे आपको आसानी रहे। पॉलिटी के क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान का जो तीसरा अनुच्छेद है आर्टिकल 3 है, क्या कहता है, भारत एक राज्यों का संघ है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय हैं ये इसमें दिया गया है, जस्टिस दिए गए हैं। तो बस 2011 के 96 संशोधन अधिनियम के द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदला गया और क्या किया गया, ओडिया। कई बार पढ़ा चुकी हूँ, इस समय शॉर्ट में भी मैंने ये कराया हो रिसेंटली अभी। तो देख सकते हैं कितनी जल्दी ये चीजें टॉपिक हुई हैं और वो आपको प्रश्न में मिल भी रही हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट माफ कीजिएगा, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 का। इसके द्वारा वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। सही उत्तर का चयन करेंगे, ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए मैं बताती हूँ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भारत एक राज्यों का संघ है, कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 1 है, पहले ही आर्टिकल में है, ये तो गलत नहीं कर सकते, पहला गलत हो गया, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनको तैयार करना है आपको, ठीक है। अगर कोई चीज एक बार में नहीं क्लियर है तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से स्लो करके देख सकते हैं या फिर रिपीट कर लीजिएगा तो तैयार हो जाएगा, ठीक है। 45th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा विकल्प अब गलत है। अभी तक हम देख रहे थे कौन सा स्टेटमेंट सही है, ध्यान देते हुए चलिए। पहला है, मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। सेकंड है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के अंतर्गत जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां वो किसमें है, राष्ट्रपति में है। अभी ये स्टेटमेंट हम पहले भी देख चुके हैं। थर्ड है, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमारे पहले मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए, ठीक है। अभी पार्ट 4A में 51A आप देखते हैं ना आर्टिकल, उसमें इनका उल्लेख किया गया, संख्या में 11 है। लेकिन ये जोड़े कब गए या क्यों जोड़े गए तो वो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इन्हें जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 53, अभी तक ये तो पता है कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे, आर्टिकल भी याद कर लीजिए 53 में दिया गया है। फिर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं, तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब कोई भी गलत विकल्प नहीं है। और हमें क्या चूज करना था, गलत विकल्प कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। 46th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। चारों ऑप्शन देखिए। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको संसद का सत्र शुरू होने के बाद 6 महीने तक लागू रखना आवश्यक होता है। बी है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। सी है, उपराष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। डी है, बी और सी दोनों करेक्ट है। देखते हैं कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये उनके पास शक्ति है। तो जब अध्यादेश जारी किया जाएगा तो उसे 6 सप्ताह तक लागू रखना आवश्यक होता है, ना कि 6 माह तक, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। संसद इस अध्यादेश को या तो पारित कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद अध्यादेश खुद ही अप्रभावी हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, निर्वाचन किया जाता है जिसके द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया, ठीक है, याद रहेगा। अब उसके बाद उपराष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कई बार अभी पढ़ते चले आ रहे, फिर भी अगर गलत कर रहे हैं तो दिक्कत है, राष्ट्रपति होंगे ना कि उपराष्ट्रपति होंगे। सही उत्तर ऑप्शन बी है।
47 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर भाषाओं से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। सेकंड है, कोंकणी, मणिपुरी और संथाली भाषाओं को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। थर्ड है, वर्ष 1972 के 31वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या हुआ था, तो 21st अमेंडमेंट होता है 1967 का, ठीक है। इसके जरिए से सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर मणिपुरी, कोंकणी और उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई थी। यहाँ संथाली कहाँ से आ गई, ये 1992 में 71st अमेंडमेंट हुआ था जिसके जरिए से जोड़ी गई। अब यहीं पर गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी में दिखता नहीं, कोंकणी, मणिपुरी, हाँ यही थी, चलो सही करो, बट यही गलती हो गई, ठीक है। फिर वर्ष 1972 में देखिए 31वां संशोधन हुआ था, लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। सही उत्तर क्या है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। भाषा देखिए, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो आप देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं होंगी। 14 भाषाएं मूल रूप से थी। पहला संशोधन हुआ 21वां, जिसके तहत सिंधी जोड़ी गई 15वीं भाषा। फिर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई 71वें संशोधन के द्वारा। फिर 92 वाला संशोधन होता है जिसके जरिए से कौन सी जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। फिर 96th अमेंडमेंट हुआ, उसके जरिए से क्या हुआ, जो उड़िया भाषा है, ओडिया था उसका नाम बदल के उड़िया था उसका नाम उड़िया कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर उत्तर सी सही होगा। 48 क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट है जो लाल स्याही है, ठीक है, रेड इंक है, इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ईओसीन के द्वारा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग। सोडियम टेट्राथियोनेट इस नामक के जो रसायन का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में निगेटिव पॉजिटिव के स्थायीकरण में किया जाता है, ठीक है। फोर्ट है सेंधा नमक, इसके अधिक प्रयोग से उच्च रक्तचाप तथा किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। सही उत्तर देखेंगे कौन सा है। तो लाल स्याही का निर्माण किससे होता है, ईओसीन से। वायुयान में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि ये गैस दहन नहीं होने देती और तेज गति से ब्रेक लगाने पर ये टायरों में आग लगने से इसको बचा लेती है। और इसके अलावा ये आसानी से उपलब्ध भी होती है, अधिक ऊंचाई पर जमती भी नहीं है। इतने फायदे हैं इसके, इसलिए यूज किया जाता है। फिर आप देखते हैं फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के स्टेबलाइजेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का, ना कि सोडियम टेट्राथियोनेट का, गलत हो गया। फिर क्या दिया गया, समुद्री नमक का प्रतिदिन सेवन करने के, ये मैं बता रही हूँ, यहाँ पर सेंधा नमक तो गलत दिया गया, इसलिए समुद्री नमक का जो प्रतिदिन सेवन करना क्या होता है, मानव के लिए घातक होता है। तो समुद्री नमक का अगर अधिक प्रयोग करेंगे तो उच्च रक्तचाप और किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन है, पहला और दूसरा कथन सही है। 49 क्वेश्चन देखिए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है एक सितार, ठीक है, इसमें क्या होता है, अप्रगामी तथा अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, स्टैंडिंग और ट्रांसवर्स। सेकंड है दिन के उजाले में मनुष्य की आंख को पीले हरे रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है और दो एक समान बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने से अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। कौन सी कथन सही है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीनों कथन सही है, तैयार कर लीजिए। तो अब हम लोग 50वें प्रश्न पर आ चुके हैं। देखिए सारे स्टेटमेंट। पहला है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए ओंडोमीटर का उपयोग किया जाता है। सेकंड है समुद्र की गहराई के मापन के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं और स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके कम समय में क्वेश्चन हो सके। अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाने लगूंगी ना तो फिर आपका बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कोशिश कर रही हूँ जल्दी से मिल जाए और आपका पूरा पेपर भी टाइम रहते कंप्लीट हो जाए। 51st क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट पर फोकस कीजिए। सबसे पहले कहा गया है ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में जो कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, थियोडोलाइट का। सेकेंड है अल्टीमीटर का उपयोग क्यों करते हैं, समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है। ओडोमीटर का यूज क्यों करते हैं, कि जो वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी है उसको मेजर करने के लिए। और मैनोमीटर का उपयोग किस लिए होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए। पॉलीग्राफ का यूज क्यों होता है, अगर आपने झूठ बोला है तो पॉलीग्राफ पकड़ सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। सही उत्तर देखिए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 52nd क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको बताया गया क्यूसेक क्या है, तो क्यूसेक क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप होता है।
सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन जो है इसकी परत की मोटाई मापने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। थर्ड है, जल का जो आपेक्षिक घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। क्यूसेक बिल्कुल सही दिया गया है कि क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। वायुमंडल में जो ओजोन प्रेजेंट है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, अगर इसकी मोटाई मापनी है तो हम डॉप्सन का प्रयोग करेंगे, डॉप्सन यूनिट का, ना कि एंगस्ट्रॉम का। और जल का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी कब हाईएस्ट होगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। राइट आंसर ऑप्शन सी है। 53rd क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला, सरसों के तेल में अगर इसकी मात्रा बढ़ानी हो तो सल्फर का एक अत्यंत उपयोगी तत्व हो जाता है यूज करना, मतलब ये इसकी तेल की मात्रा की बढ़ा देता है, ठीक है। फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये प्रदूषक का मुख्य स्रोत सड़े हुए वनस्पति और पशु पदार्थ होते हैं। थर्ड, हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से कैरेटिन नामक एक प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है जो हमारे नाखून, बाल, त्वचा इनको बनाने में सहायक है। देखते हैं कौन सा इसमें कथन हमसे पूछा गया है सही है। क्या पूछा गया, सही या गलत, यहाँ पे ध्यान देना था। हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, और यहीं पे भी गलत हो जाता है ना। तो देखिए, सरसों के तेल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर एक अत्यंत उपयोगी तत्व होता है। और सड़े हुए वनस्पति और पशु पदार्थ से क्या निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, एक तरह का प्रदूषक है। हमारी बॉडी में आपने देखा नेल्स हो गए, जो बाल हो गए, एक एक्सक्रीटरी प्रोटीन होती है, ठीक है। अब ये प्रोटीन का नाम है कैरेटिन प्रोटीन, और ये क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन है। ये प्रोटीन खानी नहीं है, ठीक है, खाने लायक नहीं है। ये एक्सक्रीटरी प्रोटीन है, नाखून हो गए, त्वचा हो गए, बाल हो गए, इन सभी में पाया जाता है। यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमसे गलत पूछा इसलिए ऑप्शन डी हम लोग चूज करेंगे, कोई भी गलत नहीं है। 54th क्वेश्चन देखिए, अभी से तो नहीं बोर होने लगे ना, क्वेश्चन देख करके सॉल्व करते रहिए। अभी तो 50 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी पूरा पेपर देखना बाकी है, और वहां भी पेपर में आपको पूरा पेपर देखना होगा, तो लगे रहिए। अभी पहला अब ऑप्शन देखते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते, ठीक है। सेकंड है, मानव शरीर में विटामिन जो के है वो लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता हेतु प्रोटीन का संश्लेषण करता है। थर्ड है, तुलसी का पौधा एक द्विबीजपत्री शाकीय और औषधि पौधा है। ये डाइकोटिलिडोन है, हर्बल है और मेडिसिनल प्लांट होता है। ऑप्शन डी है, कोई कथन ही गलत नहीं है। तो देखते हैं क्या सही होगा। देखिए, जो विटामिन के है इसमें दिया गया है, ये क्या करता है, लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। बहुत अच्छी सी हिंदी लिखी हुई है, इसलिए हम थोड़ा पढ़ने में भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये विटामिन B12 होता है, विटामिन के नहीं होता, ये गलत है। विटामिन B12 क्या करता है, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। तो ये जल में घुलनशील होता है और इसमें कोबाल्ट धातु एक होती है। तो लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता या फिर मैचुरेशन के लिए, ठीक है, इनके मैचुरेशन के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होता है उसका क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है, उसे सिंथेसाइज करता है, उसका संश्लेषण करता है। यहाँ पर विटामिन गलत दिया गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, उनको आप तैयार कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ADEK ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं बॉडी से ड्रेन आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू, इसलिए हमें इनको रोज लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, ये डेली सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, इनको मतलब जो हमारे फूड में न्यूट्रिशनल जो सब्सटेंस है उनको यूज करना होता है, उनको इंक्लूड करना होता है। 55th क्वेश्चन देखिए, सही कथन चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है गैस्ट्रिक जूस के बारे में, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइपेज और पेप्सिन का। सेकंड है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये केमिकली किस नाम से जानते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से, और जिप्सम को गर्म करने पे ये प्राप्त हो जाता है। जिब्रेलिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, कोशिका वृद्धि की सुविधा प्रदान करता है और पौधों को लंबे होने में सहायता करता है। सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 56th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है जब पानी में नमक डाला जाता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी का हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बता रहे हैं डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका यूज क्यों कर रहे हैं, स्वचालित इंजनों के हिमरोधी के रूप में, ऑटोमोबाइल इंजन में इसको एंटी फ्रीजर की तरह यूज करते हैं। अधिक आर्द्रता और कम तापमान, ठीक है, ये गीले कपड़े इसमें जल्दी सूख जाते हैं, सबसे जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा दिया गया है। फोर्थ, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। सही उत्तर देखते हैं, पहला कथन बिल्कुल सही है। अगर नमक डालेंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इंक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज की तरह यूज होता है ऑटोमोबाइल इंजन में। पर आप ये सोचिए, अगर आर्द्रता ज्यादा होगी तो कपड़े कैसे सूखेंगे जल्दी, तापमान अगर कम होगा तो क्या होना चाहिए, कम आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तभी क्या होगा, गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे।
और किसी पदार्थ को अगर आपने गर्म किया तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और उसका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 57 क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, मक्के की फसल में जीन प्रोलैमिन प्रोटीन पाया जाता है। सेकंड है, दूध में क्रेसीन प्रोटीन होता है, मूंगफली की फसल में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, मूंगफली की फसल में आर्जिनिन प्रोटीन होता है, ग्लूटेन कहाँ से आ जाएगा? आर्जिनिन होता है। मक्के में जीन प्रोलैमिन होता है प्रोटीन, दूध में केसीन प्रोटीन होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, याद रहेगा। और किसमें ग्लूटेन किसमें होगा ये सोचिए। गेहूं, जौ, राई, इन तीनों में ग्लूटेन प्रोटीन होती है। 58 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला क्या है? बेडा क्विलिन, ये औषधि है जो टीबी या ट्यूबरकुलोसिस में यूज होती है। सेकंड है बोरॉन, ये पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण और न्यूक्लिक एसिड के उपापचय के लिए आवश्यक है। थर्ड है तांबा, पौधे में विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है। सही उत्तर देखते हैं, बेडा क्विलिन किस लिए यूज होती है? ट्यूबरकुलोसिस के क्योर के लिए। ठीक है, तो पौधों में क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए और न्यूक्लिक एसिड जो इसके उपापचय के लिए क्या आवश्यक है? वो आयरन है, ना कि बोरॉन है। तो बोरॉन किस लिए है? कोशिका झिल्ली की पारगम्यता और प्रोटीन संश्लेषण की आवश्यक है। कोशिका झिल्ली क्या होगी? तो जो क्या होते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हाँ, कोशिका झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका भित्ति को सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके लिए इसकी पारगम्यता, मतलब इसमें जो परमेबिलिटी है और प्रोटीन सिंथेसिस, इसके लिए हेल्प करता है बोरॉन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं बोल देती हूँ। बोरॉन किस लिए है? ये क्या करता है? क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है और मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसलिए गलत था। तांबा या कॉपर, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? पौधों में विटामिन ए के फॉर्मेशन के लिए। सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। 59 क्वेश्चन देखिए कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में क्या होता है, कुछ वर्ड्स मिस प्रोनाउंस हो जाते हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। जो लिखा हुआ है लगातार पूरा मतलब क्वेश्चन बोलते रहना, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट मैं फिर से करेक्ट कर देती हूँ। पहला स्टेटमेंट देखिए, एंथ्रेक्स, ये क्या है? ये एक जीवाणु के नाम से होता है। कौन सा? पॉस्चुरेला पेस्टिस, इससे होने वाला एक रोग है। फिर टेटेनस, टेटेनस एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। इसी तरह प्लेग होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, एक जीवाणु है। और काली खांसी होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से। तो एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है? एंथ्रेक्स होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, गलत हो गया, पॉस्चुरेला पेस्टिस। किससे होगा? बैसिलस एंथ्रेसिस, बैक्टीरिया से होता है। काली खांसी को हम क्या बोलते हैं? इसे पर्ट्यूसिस बोलते हैं, और होता किससे? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बिल्कुल सही है। टेटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये सही है। फिर प्लेग, प्लेग किससे होता है? प्लेग होता है पॉस्चुरेला पेस्टिस, गलत हो गया। कौन कौन से करेक्ट हैं? 2 और 4, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, बताना डहेलिया और शतावर किनके एग्जाम्पल हैं। डहेलिया और एस्परजिस के बारे में पूछा गया, इसी को शतावर बोलते हैं। कंदिल जड़, मरिकामय, पुलकित या ग्रंथिल, ट्यूबरस, मोनेलिफॉर्म, फेसिकुलेटेड और नॉड्यूलस। ठीक है, तो देखिए डहेलिया और शतावर किसका एग्जाम्पल है? ये फेसिकुलेटेड जो रूट्स होती हैं उनके। कंदिल या ट्यूबरस रूट्स किसकी होती हैं? शकरकंद की। मणिकामय या मोनेलिफॉर्म रूट्स किसकी होती हैं? अंगूर और करेला की। ग्रंथिल या नॉड्यूलस रूट्स किसकी होती है? अम्बा हल्दी की। ठीक है, याद रहेगा।